Okay, friends, so once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your uh, friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing friction, and that is second part of your laws of motion. लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 5 उसका जो हाफ पार्ट था वो बाकी के पीछे का जो पार्ट था वो फ्रिक्शन था. यू मस्ट अवेयर अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोटेशनल फ्रिक्शन. और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सक्यूज मी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने कराए थे. तो आज आपको यहाँ पे डाउट पूछना है. एक्सक्यूज मी. So let's start to solve your doubts. Question number 1 to 10. 8. अच्छा, question number 1 to 10, 8. Apart from that, 6. 4. okay, 6, 4, 8. देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं पहले. मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? Is equals to twice of the area of the surface of the contact? No. Is independent of the area of the surface of the contact? Yes. Equal to the area of the surface in the contact? No. याद करो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया था कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वो नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर होता है. याद करो, हमने ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है एफ एस मैक्सिमम, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this maximum static friction is directly proportional to the normal force, and number two, it is independent area of contact, independent of the contact area. So these two statements are considered to be the laws of the friction. तो ये कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. तो एंड ये जो दो चीज है उसी को लॉज ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं. So it is independent of the contact area between the two surfaces. That is true. It is true. Is that clear? Yes, sir. Yes or no? किसका डाउट था? Is it okay? Yes or no? अरे किसने पूछा? Yes, sir. Okay. Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि पुलिंग फोर्स ओके ओके pulling force making an angle theta to the horizontal is applied on the block of weight W placed on the horizontal table. If the angle of the friction is alpha, angle of the friction is alpha, then the magnitude of the force required to move this body is equals to. ये angle of friction क्या है? Okay, once again reading the question. Question ऐसा है कि okay, okay, a pulling force makes an angle theta to the horizontal is applied on the block of weight W placed on the horizontal table. Okay, horizontal table पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और वहां पे ये सपोज कि ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसके ऊपर यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है एंड पुलिंग फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एट द एंगल थीटा.
तो ये जो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो दैट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा टू द हॉरिजॉन्टल is applied on the block of 8W placed on the horizontal table. Okay, that's good. ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो थीटा एंगल पे अप्लाई किया है. अब क्या? If the angle of the friction is alpha, then the magnitude of the force required to move the body is equals to, ये angle of the friction is alpha, ये क्या हुआ? फ्रिक्शन तो ऑलवेज जो होता है वो अर्थ पैरेलल ही होता है सरफेस के. ये क्या है? एंगल ऑफ द फ्रिक्शन इज अल्फा. I think there must be some confusion in the question. Angle of friction is alpha. That is not a good. I think this is not the proper way to ask the question. मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा होना चाहिए कि कोई इंक्लाइंड सरफेस है और इसके ऊपर कोई ब्लॉक पड़ा होगा और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे कोई फोर्स अप्लाई किया होगा और यहाँ पे अल्फा होगा. शायद ऐसा होना चाहिए. देन इट इज अ मीनिंगफुल. ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज अल्फा ऐसा कोई कुछ होता ही नहीं है. द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन इज अल्फा. लेट मी चेक. कौन सा क्वेश्चन था ये? 6. क्वेश्चन नंबर 6. ओके. अच्छा, कोई सॉल्यूशन भी नहीं है यहाँ पे. सॉल्यूशन कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पे. ओके, चलो मान लेते हैं जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा मान लेते हैं कि भाई इस टाइप का सिचुएशन है कि फोर्स हमने अप्लाई किया है F और उसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो है देखो अब इसको हम ऐसे ही मान के चलेंगे. मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे ही सोचे के आगे बढ़ेंगे. ये है एक कोई इंक्लिनेशन है और ये इंक्लिनेशन का एंगल सपोज के अल्फा है ऐसा मान लो और उसके ऊपर एक ब्लॉक, इसको भूल जाओ, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और इस ब्लॉक को हम क्या करेंगे? पुलिंग फोर्स अप्लाई करेंगे. तो पुलिंग फोर्स जो है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल जो है वो अज्यूम कर लेते हैं कि थीटा है. हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल थीटा है. ओके. वैसे ये एंगल कितना है वो हमको पता है. बोलो कोई मुझे बताएगा ये एंगल कितना है? कोई बताएगा यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? यहाँ पे कितना बनेगा? Alpha. अल्फा. तो यहाँ पे अगर अल्फा है तो यहाँ पे भी अल्फा ही बनेगा. इज इट ओके? Yes, sir. यस. डायरेक्शन है. इज इट ओके? तो एफ का ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या होगा? इस डायरेक्शन का एफ का कंपोनेंट क्या होगा? Cos. एफ है, इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? Cos alpha. कोस ऑफ थीटा प्लस अल्फा.
देखो अभी इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर जाने दो। मैं उसको, मुझे लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, तो उसको थोड़ा सोचने का टाइम दो, अभी इसको जाने दो। इसके अलावा जो डाउट है उसको पूछो। 11, क्वेश्चन नंबर, उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको करेक्ट करके सॉल्व करेंगे, अभी उसको जाने दो। क्वेश्चन नंबर 8 8, पे आ जाओ। अच्छा 8 पे आ जाओ, ओके। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 8, two masses A and B of the 10 kg and 5 kg respectively are connected with a string passing over a frictionless pulley fixed at the corner of the table as shown। आपको देख रहा है कि ये ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी के बीच में स्ट्रिंग है और वहां पे पुली है। ब्लॉक ए के भी ऊपर एक ब्लॉक सी पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ ए विद द टेबल is 0.2. The minimum mass of a C that may placed on the A to prevent it from the moving. Okay. तो यहाँ पे ऐसा पूछा है कि भाई हमको C का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा so that the system will be not going to move, ऐसा क्वेश्चन है। देखो ये नॉट गोइंग टू मूव का मतलब क्या हुआ, मिनिमम वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? मिनिमम वर्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द मोशन, इट इज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड, इट इज जस्ट स्टॉप्ड। मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा यहाँ पे इन दोनों के बीच में, वो कितना होगा? FS maximum. एफ मैक्सिमम। देखो पहले ब्लॉक बी के बारे में सोचते हैं। तो ब्लॉक बी का जो वेट होगा वो m2g नीचे की साइड होगा और ये स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो ऊपर की साइड होगा, बट ब्लॉक बी जो है ना वो इन दैट इज इन द इक्विलिब्रियम। तो कैन आई से टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल्स टू m2g। इज इट ओके? yes, Yes, sir. सो 5 इंटू जी का वैल्यू है ना 10 अज्यूम कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी। तो पहली बात ये कि स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन, स्ट्रिंग के जो टेंशन हो, स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो मुझे मिल गया। अब ब्लॉक ए का एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। So drawing a free body diagram of a block A। चलो ब्लॉक ए के ऊपर कितने कितने फोर्सेस लगेंगे मुझे बताओ। उसका वेट नीचे लगेगा, C का उसका weight खुद का ऊपर वेट तो से नीचे ही लगेगा। चलो मतलब m1g वो लगेगा उसका खुद का वेट। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके ऊपर कौन पड़ा हुआ है? C. ब्लॉक, तो ब्लॉक सी का भी वेट उसके ऊपर लगने वाला है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ब्लॉक Normal ए ऊपर के ऊपर लगेगा. हाँ, और एक नॉर्मल फोर्स होगा, वो किसके द्वारा? तो बोले तो नीचे की जो सरफेस है उसके द्वारा एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, राइट। और अपार्ट फ्रॉम दैट बताओ मुझे और कौन सा होगा? खुद का वेट नीचे, सी का भी नीचे की साइड, नॉर्मल ऊपर। tensional force, टेंशनल फोर्स जो Friction है depth. वो ये स्ट्रिंग उसको राइट साइड ले जाने का ट्राई करेगा, बट कौन उसको बचा के कौन रखेगा उसको? friction, Friction और यहाँ पे depth. जो फ्रिक्शन है वो कितना होगा? FS maximum. मैक्सिमम। क्यों मैंने एफ एस मैक्सिमम ले लिया? बिकॉज ये जो वर्ड है ना, मिनिमम मास ऑफ द सी दैट शुड बी पुट ऑन द ब्लॉक है टू प्रिवेंट द मूविंग। मतलब प्रिवेंट द मूविंग का मतलब क्या हुआ कि मूव होने का जस्ट स्टार्ट होने वाला है, इट इज अबाउट टू स्टार्ट मूविंग, इसका मतलब ऐसा हुआ। तो इसके द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मल, ये जितने भी फोर्स उसके ऊपर लग रहे थे वो सारे फोर्सेस आ गए, जितने भी फोर्स लग रहे थे वो सारे आ गए। उसका खुद का वेट, ऊपर से सी का वेट आ गया, टेंशन आ गया, फ्रिक्शन आ गया, नॉर्मल आ गया, खत्म। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ Sir, C. हाँ बोलो। Sir, C और A के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा? हाँ, सी और ए के बीच में कब फ्रिक्शन होगा? जब दोनों के, सी एंड ए, अगर दोनों के बीच में कुछ मोशन आएगा, दोनों के बीच में कुछ मोशन आएगा तो वो कुछ फ्रिक्शन आएगा। यहाँ पे दोनों ब्लॉक एक साथ मूव हो रहे हैं, तो आई कैन कंसीडर द बोथ द ब्लॉक एज अ सिंगल सिस्टम। आई कैन कंसीडर द बोथ द ब्लॉक एज अ सिंगल सिस्टम। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अगर उन दोनों का अलग अलग मोशन होता तो वहां पे कुछ फ्रिक्शन की गुंजाइश थी। अभी यहाँ पे ऐसा मान के चल सकते हैं कि दोनों
साथ में मूव हो रहे हैं तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल ब्लॉक्स. ओके. Yes, sir. Okay. The two masses, let me check once again the question. Two masses A and B of the 10 kg and 5 kg respectively connected with a string of the passing through it. Fixed corner, it has shown. The coefficient of static friction of the is 0.2. The minimum mass बराबर है. तो अब ये normal force must be equals to m1 plus m3 Plus into g. And T must be equals to Fs maximum. अब T का वैल्यू कितना है? 50. और आई कैन से 5 इंटू जी, 5 इंटू जी. और यहाँ पे एफ एस मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू एस एन, और एन का वैल्यू कितना आएगा? m1 प्लस m2g. इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? ये sir, आप ये टेंशन. टेंशन हमने पता फाइंड नहीं किया ना चला. यहाँ पे. हाँ, yes sir. तो वही टेंशन, वो सेम ही स्ट्रिंग है. इफ द स्ट्रिंग इज द सेम, देन द सेम टेंशन विल बी गोइंग टू exerted on each of the point. Is that clear? Yes sir. G get cancelled from both the sides. So 5 म्यू का वैल्यू हमारे पास है 0.2 है. m1 का वैल्यू भी हमारे पास है 10 kg है. एंड m3 ही तो मुझे फाइंड करना है. ये ब्लॉक C का ही तो मास मुझे फाइंड करना है. तो 5 डिवाइड बाई 0.2 मतलब 50 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा. 25 इज इक्वल्स टू 10 प्लस m3. द मिनिमम मास दैट शुड बी पुट ऑन द ब्लॉक A शुड बी इक्वल्स टू 15 kg. इज इट ओके फ्रेंड्स? सर वो 50 नहीं है, वो टेंशन 50 है ना जी. हाँ, मतलब मैंने क्या किया कि 15 नहीं लिखा, मैंने लिखा टेंशन को 50 नहीं लिखा, मैंने लिख दिया 5G. चलेगा? Yes sir. वो G दोनों साइड से कैंसिल करना था ना, इसलिए. ओके. m2 का वैल्यू 5 kg है तो 5 इंटू जी. ओके. Yes sir. और G दोनों साइड से मैंने कैंसिल कर दिया. ओके. Yes sir. चलो अब बताओ. बताओ. 11. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. A uniform rope of a length L lies on the table. If the coefficient of friction is a mu, then the maximum length L1 of the part of this rope which can be overhang from the edge of the table without sliding down is. तो फ्रेंड्स पहले तो आप क्वेश्चन को समझे. किसका डाउट है ये? हेड प्रजापति. पहले तो आप क्वेश्चन को समझे, क्या बोलना चाहते हैं ये लोग. समझाओ मुझे, ये बताओ कि आप क्या इसमें समझे. आप बोलो बोलो, बोल सकते हो. सर वो रोप की लेंथ मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है जिससे वो स्लिप ना हो. अज्यूम करो कि ये रोप है और सम ऑफ द पार्ट ऑफ द रोप इज हैंगिंग फ्रॉम द टेबल. ओके. तो वही फाइंड करना है कि कितना लेंथ उसका हम हैंग कर पाएंगे सो दैट इट कैन बी स्टे ओवर देयर. अगर सोचो, अगर आपको ज्यादा थोड़ा उसको थोड़ा ज्यादा हैंग करने का ट्राई करोगे तो क्या हो जाएगा? स्लीप हो जाएगा उधर से वो नीचे. स्लीप हो जाएगा. इज दैट क्लियर? यस सर. चलो, अगर ये जो वाला जो लेंथ है वो L1 है, तो ये टोटल जो लेंथ, रोप का जो टोटल लेंथ है ना, रोप का टोटल लेंथ जो है वो L है. तो जो हैंगिंग लेंथ वो L है, L1 है. तो द लेंथ ऑन द टेबल लेंथ क्या हो जाएगा? L L minus minus L1. L1. ऑन द टेबल लेंथ विल बी इक्वल्स टू L माइनस L1. चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes यस sir. सर. अब ये जो सिस्टम है उसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ. इसी सिस्टम को मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ. चलो, और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि मैक्सिमम लेंथ का मतलब क्या हुआ? ये वंस अगेन कंडीशन प्रोवाइड किया हुआ है कि मैक्सिमम मिनिमम वाला.
तो मतलब ये हुआ कि अभी जो ऊपर का जो पार्ट है वो जस्ट क्या करने का ट्राई करेगा, अबाउट, नीचे मूव ऑन। मतलब यहाँ पे जितना जो भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, एफएस मैक्सिमम। एफएस एफएस मैक्सिमम। चलो अब ये ब्लॉक M1 जो है ना, उसके लिए अगर मैं सोचता हूँ M1 ब्लॉक के लिए, नीचे का ब्लॉक, नीचे जो हैंगिंग पार्ट है वो, तो मैंने क्या किया, इसको ये स्ट्रिंग वाला रोप वाला जो केस था उसको मैंने ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, हैंगिंग पार्ट को मैंने M1 बोल दिया, जो टेबल के ऊपर है उसको M2 बोल दिया। अब ये ब्लॉक के फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ऐसा कर सकता हूँ मैं। तो ब्लॉक M1 के लिए अगर सोचते हैं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू M1G? यस सर। Yes or no? Yes or no? एंड ब्लॉक 2, यस सर। अच्छा, एंड ब्लॉक अगर M2 के बारे में सोचते हैं तो वहां पे ये स्ट्रिंग जो है उसको ले जाने की ट्राई करेगा, बट कौन उसको बचा के रखेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक। स्टैटिक एफएस। फ्रिक्शन। यहाँ पे कंडीशन है मैक्सिमम ऐसा लिखा हुआ है, तो मतलब एफएस मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्या ब्लॉक 1 के लिए क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ब्लॉक 2 के लिए कि T इज इक्वल्स टू एफएस मैक्सिमम, एंड एफएस मैक्सिमम क्या होगा, यस म्यू एस एन। म्यू एस एन, एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे नॉर्मल कितना लगा, माजी। M2G। इज दैट क्लियर? यस यस सर। चलो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। So from the equation number 1 and 2, I can say M1G must be equals to mu M2G. G get cancelled. अब mu को सब जगह इक्वेशन बनाते हैं तो mu is equals to, I should write mu is equals to M1 upon M2. Can I say this? यस सर। That is also equals to L1 upon L2. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? बिकॉज जो मास होगा वो लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होगा, जितना लेंथ ज़्यादा होगा इतना मास बढ़ेगा। तो M1 is dependent on the L1 length and M2 dependent on the L2 length. तो L1 अपॉन, देखो ये पता चला आपको M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू L2 L1 अपॉन L2, बिकॉज M प्रोपोर्शनल टू L। ये बात समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। जो जितना लेंथ ज्यादा होगा उतना मास ज्यादा होगा, तो M प्रोपोर्शनल टू L मतलब M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। और L2 का वैल्यू क्या है भैया, L2 का वैल्यू क्या है, एल माइनस L1। ओके। और मेरा मेरा जो मेन टारगेट है ना वो मुझे म्यू फाइंड नहीं करना है। कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर ये म्यू का भी क्वेश्चन पूछते हैं, म्यू कितना होगा। तो इसका म्यू का अगर अगर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट पूछा हुआ है तो L1 अपॉन L माइनस L1। और यहाँ पे वैसे ये म्यू के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पे L1 के बारे में पूछा है। तो L1 को मैं सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाऊंगा, तो म्यू L माइनस म्यू L1 इज इक्वल्स टू L1। आई शुड से म्यू L इज इक्वल्स टू L1 प्लस म्यू L1। तो ये म्यू इंटू एल, L1 को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस म्यू। तो मुझे यहाँ पे जो फाइंड करना था वो L1 फाइंड करना था, तो L1 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। यस। तो ये बहुत ही, मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर ये क्वेश्चन देखा हुआ है। तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी पूछ सकते हैं, और कितना लेंथ हम मैक्सिमम हैंग पर कर पाएंगे सो दैट द रोप विल नॉट बी गोइंग टू स्लाइड डाउन। तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है इसको इजी बनाने के लिए, तो आपको यह क्या करना है कि ये रोप को आपको क्या करना है, दो ब्लॉक के सिस्टम में कन्वर्ट कर देना है। हैंगिंग पार्ट को ब्लॉक नंबर 1 बोल दो, और टेबल के ऊपर का जो रोप का जो पार्ट है उसको ब्लॉक नंबर 2 बोल दो, और हम जैसे हम ब्लॉक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी हिसाब से इसको सॉल्व कर दो। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो और आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 is the same question. 17 is the same question. A uniform chain of the length capital L changes partially from the table
which kept equilibrium by friction. The maximum length that can be withstand without slipping is L. मतलब जो लटक रही है जो लेंथ वो L है. Then the coefficient of the friction between the table and chain. तो यहाँ पे देखो 17th question is the same question. 11th and 17 are same question. But 11th question में क्या पूछा था? वो L1 पूछा, मतलब हैंगिंग लेंथ पूछा था. और यहाँ पे हैंगिंग लेंथ L दिया हुआ है, टोटल लेंथ कैपिटल L दिया हुआ है. तो यहाँ पे म्यू पूछा हुआ है. तो म्यू का आंसर क्या आएगा भैया? म्यू का आएगा L1 अपॉन L माइनस L1. तो यहाँ पे वो L1 अपॉन L माइनस L1 के बदले क्या आएगा? कैपिटल L अपॉन कैपिटल L माइनस L. तो ये आंसर आएगा सी वाला. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ये 17 वही हुआ. आया बात समझ? Yes, sir. चलो और बताओ 11 to 20 में बताओ. इलेवन टू 20 किसी को पूछना है कुछ? फ्रेंड्स सॉल्व किया है ना? देखो अगर आपको Yes. हाँ JEE या नीट को क्रैक करना है अगर आपको, तो यू मस्ट सॉल्व MCQs, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया है बहुत ही अच्छा है. अगर उसको पूरा आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा. चलो 1 to 20 लास्ट कॉल. चलो 21 to 30. 29. ओके 29. चलो ये हो गया. अभी क्या कह सकते हैं कि ये हो गया? अभी जो मैंने कराया था ऑन द सेम 20, अभी जो मैंने कराया ना, वो अभी जो चेन वाला क्वेश्चन, उसी के बेस पे आएगा ना ये क्वेश्चन. देखो ये इसकी क्वेश्चन m1 इज इक्वल टू म्यू m2. देखो ये देखो m1 इज इक्वल टू म्यू m2. ये देखा आपने? m1 इज इक्वल टू म्यू m2 देखा? ये हैंगिंग मास इज इक्वल टू म्यू. Yes, sir. ओके फाइन. तो अब वही ट्रैक है. तो कि मैं ऐसा कह सकता हूँ, अभी मैंने एक शॉर्टकट डिराइव किया ऊपर के क्वेश्चन में से कि हैंगिंग मास दैट इज एम बी इज इक्वल टू म्यू इंटू रेस्ट मास. म्यू इंटू क्या लिखना चाहिए मुझे? एम ए. म्यू इंटू एम ए. तो खत्म बात. अभी ये कहाँ से आया? ऊपर से आया. तो मुझे क्या करना था? आई वॉन्ट्स टू जस्ट फाइंड द मास ऑफ बी. तो बी ब्लॉक का मास फाइंड करना था. म्यू का वैल्यू मुझे 0.2 दिया हुआ है, एम ए भी दिया हुआ है 10. दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 kg. अभी जो मैंने कराया ना वो सेम ट्रैक पे. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes. कर सकोगे ना? ये सेम ही हुआ. देखो ये मैंने प्रूव करके दिया. Yes, sir. हैंगिंग मास इज इक्वल्स टू म्यू इंटू टेबल के ऊपर का मास. एज अ शॉर्टकट भी याद रख सकते हो अभी. ओके Yes, sir. इसका प्रूफ ऊपर की साइड है. चलो और बताओ अप टू 30. चलो अप टू 32, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए लास्ट क्वेश्चन. अप टू 32. up to 32 last. Anybody wants to ask the question from the static friction? Last call. पूछना है किसी को? Okay, come to the kinetic friction. So question number 1 to 10. 6. थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स. ओके तो पहले थर्ड ले लेते हैं. क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है? Yes, sir. A car is moving along a straight horizontal road with the speed v naught. The coefficient of a friction between the tires and the road is a mu. And the shortest distance in which the car can be stopped. Okay. तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v नॉट है. अब जो फोर्स लगेगा
वो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और तो कोई फोर्स है ही नहीं, ब्रेकिंग फोर्स है, तो दैट इज अ म्यू के एन। बट कार हॉरिजॉन्टल रोड पे है, तो मुझे ये बताओ कि नॉर्मल फोर्स किसको बैलेंस करेगा? वेट को। तो कैन आई से म्यू मा जी एंड यस सर। दैट शुड बी टेकन नेगेटिव। अच्छा ओके डन, चलो। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ये फोर्स डिवाइड बाय मास करना पड़ेगा, बट एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका म्यू इंटू जी। बट इट शुड बी, दिस होल थिंग शुड बी टेकन नेगेटिव। क्यों? बिकॉज ये एक्सेलरेशन नहीं है, डिसलरेशन है, ये डिसलरेशन है। अब मुझे क्या करना है? आई वॉन्ट टू फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर विच द कार बिकम स्टॉप्ड। तो हमारे पास टाइम नहीं है, देखो पूरे क्वेश्चन में टाइम का मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये नेगेटिव वी स्क्वायर v माइनस वी square नॉट स्क्वायर minus इज v naught इक्वल्स टू square is टू ए equal to डी। 2as। क्यों किया वो पता चला ना आपको? एज इट इज अ रेजिस्टिव फोर्स, तो हैंस इट इज टेकन इज नेगेटिव, हैंस टेकन नेगेटिव। टाइम तो है ही नहीं, तो एक ही फॉर्मूला बचेगा, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2AD। अब फाइनल वेलोसिटी क्या करना है फ्रेंड? स्टॉप करना है, मतलब क्या होगा फाइनल वेलोसिटी? जीरो जीरो। चल तो वी नॉट है ही, एक्सेलरेशन के बदले क्या लिखूं? माइनस म्यू जी। और वो स्टॉपिंग डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है, ds ही तो फाइंड करना है। तो ds को सब जगह इक्वेशन बनाओ तो नेगेटिव नेगेटिव गेट कैंसल्ड, तो ये आपका हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, दैट शुड बी द आंसर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। इज इट अंडरस्टूड? सर आपको कैसा दिखाई दे रहा है ये जो मैं लिख रहा हूँ, वो दिखाई कैसा दे रहा है आपको? अच्छा दिखाई दे रहा बरोबर दिखाई। है ये वो, या फिर मैं पहले जो लिखता था वो अच्छा दिखाई दे रहा था? अच्छा ही है सर ये। सर बोलो। सर ऊपर f की वैल्यू नेगेटिव है, फिर माइनस एफ बाई एफ में डालेंगे तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगी? नहीं ये नहीं 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 ये गलत लिखा थी, यहाँ पे माइनस नहीं लिखना चाहिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ बाई एम ओनली। ओके, acceleration is equals to f by m and that is negative. Okay, यस okay. तो फिर दो बार नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन के बदले डिसलरेशन के बदले एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं ना। चलो अब फिर क्या, 3 के बाद कौन सा बोला था आपने? 5? 5 किसका डाउट है? यस सर। ओके, यस सर। सो क्या लिखा है देखो तो। तो लिखा ये है कि बॉडी ऑफ मास 2 kg, कुछ है, ऑफ मास 2 kg इज बीइंग ड्रैग्ड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। कोई बॉडी है 2 kg का है, उसको 2 मीटर पर सेकंड से ड्रैग कर रहा है on the rough horizontal plane. The coefficient of friction between the body and the surface is the 0.2. The amount of the heat generated in the 5 seconds is. देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि कितना हीट जनरेट होगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वर्क डन बाय अ फ्रिक्शनल फोर्स will get converted into, देखो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नो एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे जो हीट जनरेट होगा वो क्यों होगा? क्योंकि भाई फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो वर्क होगा, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, बाय द फ्रिक्शन के बदले मोर प्रिसाइजली आई शुड राइट, मोर प्रिसाइजली आई शुड राइट अगेंस्ट द फ्रिक्शन विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू बोलो, ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो हम वर्क करेंगे उसको क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। तो अगर मैं ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट में कितना वर्क हो रहा है वो मैं फाइंड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? हीट एनर्जी।
तो मुझे हीट एनर्जी मिल जाएगा। Yes, sir. वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो मुझे इसके लिए पहले फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, एंड एफ के इक्वल्स टू आई कैन राइट म्यू के एन, You can. एंड ये एन का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? Margin. हॉरिजॉन्टल है ना, हाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही है, तो डेफिनेटली माजी रहेगा। एंड मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे मिल जाएगा तो वर्क मिल जाएगा, एंड दैट इज नॉट ओनली द वर्क डन, इट इज ऑल्सो द हीट प्रोड्यूस्ड। बट इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? इसके लिए मुझे Displacement. डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। देखो टाइम इंटरवल हमको दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमको दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम भी हमको दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड करना है। चलो तो मुझे ये पता है कि भाई ये जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो 2 मीटर पर सेकंड है, एंड यहाँ पे जो है ना वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू म्यू माजी, और उसको अगर m से डिवाइड कर देंगे तो मुझे उसको अगर m से डिवाइड कर देंगे तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बट दैट शुड बी कंसिडर्ड नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो एक्सेलरेशन जो है ना वो म्यू माइनस म्यू जी है। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, कितना है? 2 है। टाइम इंटरवल कितना लेना है भैया? 5 सेकंड। पाई प्लस एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? तो बोले माइनस म्यू जी, म्यू का वैल्यू 0.2 है, जी का वैल्यू 10 ले लो तो 2 आ जाएगा। तो ये जो डिसलरेशन है वो -2 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू -2 एंड टाइम का टी का स्क्वायर मतलब 25। जस्ट अ मिनट, क्या लिखा हुआ है? 2 kg is being dragged with the uniform velocity 2 meter per second on the rough horizontal plane. The coefficient of the friction between the body and the surface is a 0.2. The amount of the heat generated is, तो डिस्प्लेसमेंट पहले फाइंड करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट भैया मिला इन द 5 सेकेंड। फ्रेंड्स ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिला, इसका मतलब ऐसा हुआ कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिला, इसका मतलब क्या? वो तो स्टॉप बिफोर 5 सेकेंड गोइंग टू बी गेट स्टॉप्ड, वो 5 सेकेंड के पहले ही स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद तो उसका मोशन ही नहीं रहेगा, उसका मोशन ही नहीं रहेगा। ट्रैक विद द यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है भैया, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, शायद ऐसा होगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो ओके, ये पूरा मेथड थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे। बिकॉज मुझे ये यूनिफॉर्म, मैंने ना एक्सेलरेटेड मोशन का सोच के मैंने पूरा लिखा, बट यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या आपको ये पता है पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू द वेलोसिटी? यहाँ पे फोर्स विल बी इक्वल्स टू द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मैंने अभी बताया कि आपको म्यू माजी होगा, म्यू एस एन इंटू वेलोसिटी। तो जो पावर यहाँ पे होगा वो म्यू का वैल्यू मुझे 0.2 दिया हुआ है, एम का वैल्यू मुझे दिया है 2 kg, जी का वैल्यू हम ले लेंगे 9.8, एंड वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो 2 है। देखो मैंने गलती ये कर दिया था कि ये यूनिफॉर्म वर्ड मैंने नहीं सुना था, नहीं रीड किया था, इनिशियल वेलोसिटी मैंने 2 मीटर पर सेकंड लेके सॉल्व किया था, बट यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है।
तो हाँ, लॉजिक तो वही रहेगा कि भाई वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स विल बी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, बट वो वर्क कितना है वो मुझे फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, पहले पावर मैंने फाइंड किया, फोर्स इनटू वेलोसिटी करके। तो ये पावर आपको कितना मिलेगा, 2 2 4, 4 इंटू 0.2 इंटू 9.8, ओके डन। तो ये आपका पावर हो जाएगा। अब पावर क्या होता है भैया, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। Yes, sir. तो वर्क इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो पावर आपका 9.8 इंटू 0.8 हो जाएगा, 9.8 इंटू 0.8, 0.8 एंड इनटू द टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल जो है वो 5 सेकेंड है। तो दिस इज द वर्क डन। सो इसका कुछ आंसर आएगा, जूल में आंसर आएगा। 8 5 जा 40, तो 4, तो 9.8 इंटू 4, इट इज इन द टर्म्स ऑफ जूल। 39.2 हाँ, क्या बोल रहे हो? 39.2 हाँ, तो ये जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। अब मुझे क्या है कि उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है। तो एज यू नो, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। तो अगर जूल को आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, 1 जूल, तो 1/4.2 कैलोरी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो वर्क मिला, द वर्क इज नॉट जस्ट अ वर्क डन, इट इज ऑल्सो द हीट एनर्जी, and now I am going to convert it into the form of calorie. So 9.8 into 4 divided by 4.2 करूँगा, तो the answer will get converted into calorie. तो ये जो होगा ना वो 9.8 से थोड़ा ही कम होगा। देखो 4 डिवाइड बाई 4.2 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1, तो अप्रोक्सीमेटली 9.8 से थोड़ा कम आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि 9.8 से थोड़ा कम हो? तो यस, 9.33 कैलोरी। सो क्या ये पूरा क्वेश्चन आप समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes. और मैंने जो आगे वाला जो मेथड दिया था वो भी करेक्ट था, बट वो किसके लिए था? Accelerate. हाँ, वो Accelerated. एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन होता तो वो चीज मुझे करना पड़ता। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो मैंने इस हिसाब से सॉल्व किया। इज दैट क्लियर? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 किसी का डाउट है? Yes, sir. सो व्हाट इज दैट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा है, ओके, two cars of 200 kg and 300 kg on the horizontal rails are pushed apart. Suppose the coefficient of friction between the carts and the rail are same. If the 200 kg cart travels a distance of 36 meter and stops, then the distance traveled by the cart weighing 300 kg. Two carts of a mass 200 kg and 300 kg on the horizontal rails are pushed apart. मतलब दोनों साइड से उसको खींचते हैं। Suppose the coefficient of the friction between the carts and the rail are same, and if the 200 kg cart travels the distance of 36 meter and stops, then the distance traveled by the cart weighing 300 kg. अच्छा, ये ऑब्जेक्ट 1 जो है वो 200 kg का है, एंड ये 300 kg का है।
मतलब यहाँ पे फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, क्या वो दोनों को सेम फोर्स से हमने ये पुश्ड अपार्ट का मतलब क्या हुआ? ऑन द होरिजोन आर पुश्ड अपार्ट, इसका मतलब क्या हुआ? फिगर अलग बता रहा है, क्वेश्चन में कुछ अलग लिखा हुआ है। Distance traveled by the 36 meter by the cart 1. What is the distance traveled by the other cart weighing 300 kg? देखो फिगर में ऐसा है कि दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने पुश किया हुआ है। पुल किया हुआ है एक्चुअली। तो क्वेश्चन क्या लिखा है और क्या फिगर क्या बता रहा है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो टेंशनल फोर्स भी लगेगा ना, क्या बोल रहे हो? टेंशनल फोर्स भी लगेगा ना। अब वो तो बराबर है, बट फिगर के साथ क्वेश्चन ही मैच नहीं हो रहा है। पहले तो बात ये है, फिगर के साथ क्वेश्चन ही मैच नहीं हो रहा है। एक बार सॉल्यूशन देख के पता करेंगे कि क्या एक्चुअल में है। इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। सेम फोर्स है कि नहीं है वो भी नहीं दिया है। हाँ, डायरेक्टली सॉल्यूशन में लोगों ने ऐसा बता दिया है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास का स्क्वायर। वैसा कैसे? ऐसा कैसे? ऑन द horizontal they are pushed apart। तो पुश करना चाहिए ना, फिगर में पुल क्यों किया हुआ है? और ये लेके आए हैं। चलो इसको थोड़ी देर छोड़ दो, इसको इसको छोड़ दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 to काइनेटिक, वी आर डिस्कसिंग काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसमें बताओ 1 to 20। 6 15। 15। लास्ट में ये 6 भी ट्राई करेंगे हम, अभी जो छोड़ा हो। 15 पे आ जाओ। कंसिडर अ कार मूविंग along a straight horizontal road with a speed of 72 kilometer per hour. If the coefficient of the friction, kinetic friction is a 0.5, the shortest distance for which it can be stopped। ये तो अभी हमने किया, ये अभी हमने किया। कि यहाँ पे देखो ये तीसरी बार आया हुआ है कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू म्यू के एन, दैट इज अ म्यू माजी। और ये जो फोर्स है इसको मुझे नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज वो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो एक्सेलरेशन अगर आपको फाइंड करना है तो वो आपको मिलेगा माइनस म्यू जी। तो ये म्यू वाला जो म्यू का वैल्यू 0.5 है, जी हम मान लेंगे 10 है, तो ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डिसल्वेशन मुझे मिल गया। मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करना है, विथ स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर नहीं चलेगा, दैट इज 72 इंटू 5/18। 18 4 ज़ा 72, 5 4 ज़ा 20। तो फाइनल वेलोसिटी स्टॉप करना है मतलब 0 हो जाएगा। इनिशियल 20 का स्क्वायर, ये बराबर है ना 20, या बराबर है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन -5 डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दैट इज आई वांट्स टू फाइंड। तो ये 400 डिवाइड बाय 10 मतलब 40 मीटर शुड बी द आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? इज इट ओके? यस सर।
किसका डाउट था? इज इट ओके? यस और नो? Yes. ओके, चलो और बताओ 1 to 20. 20. ओके, 20th. A vehicle of a mass m on the rough horizontal road with the momentum p, if the coefficient of friction between the tires and the road is mu, then the stopping distance. Similar question, अभी जो किया था वही है, सिमिलर क्वेश्चन. स्टॉपिंग डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है. तो अभी जो हमने किया था वही वापस से करेंगे. तो फ्रेंड्स, अभी हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकाला था वो यहाँ पे लिखते हैं. चलो, क्या निकाला था? देखो यहाँ पे देखो तो एक बार इसको यहाँ पे ऊपर के क्वेश्चन को देख लो एक बार. तो 0 माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और ए का जो वैल्यू होगा ना वो माइनस म्यू जी. ठीक, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो वी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू जी है. चलो ये शॉर्टकट मिला. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. v square minus v naught square equals to 2ad, v final velocity 0, initial v naught square to acceleration minus mu g. तो माइनस, तो ये फाइनली ये हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक शॉर्टकट फॉर्मूला. बट मुझे इसको मोमेंटम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो मुझे फॉर्मूला क्या मिला था? तो बोले वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी. तो उसको मुझे मोमेंटम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो मैं क्या करूँगा पता है आपको? एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एम स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा. अब ये एम वी तो क्या होता है? Momentum. P. So can I say it is a p square by 2 mu g m square? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Yes, sir. तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला. दिस वन विल द आंसर, p square by 2 mu m square g. Is that clear to you friends? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो क्वेश्चन अभी मैंने जो स्किप किया था वो उस पे आ जाओ. देखो ये इस पे आ जाओ. तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं विथ अ सेम मोमेंटम. यहाँ पे एक कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं, सेम मोमेंटम. तो अभी हमको पता है, अभी हमको ये बात पता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमका क्या, हमारा हमने अभी प्रूव किया. क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाई 2 म्यू एम स्क्वायर जी. अभी प्रूव किया हमने. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, पता चला आपको? कंप्लीट क्वेश्चन नहीं था ये, क्वेश्चन इनकम्प्लीट था. मोमेंटम सेम होना चाहिए. तो अगर देखो सेम दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम अगर सेम है, म्यू तो वैसे भी दिया हुआ है कि दोनों का सेम है. कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज द सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट, वो तो दिया हुआ है. सपोज द कोएफिशिएंट, तो ये p दोनों में सेम है, म्यू सेम है, तो फिर ds प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? बाकी ये देखो p कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है दोनों का, म्यू भी दोनों का कांस्टेंट है, और g तो वैसे भी 2 एंड g तो वैसे भी कांस्टेंट है. तो ds प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 अपॉन m स्क्वायर. तो फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 अपॉन स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 उल्टा कर देते हैं, ऑब्जेक्ट 2 अपॉन ऑब्जेक्ट 1 करते हैं. तो हो जाएगा ऊपर m1 स्क्वायर आ जाएगा, नीचे m2 स्क्वायर आ जाएगा. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो m1 जो है ना वो 200 kg है, m2 जो है ना वो 300 है, उसका स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 4/9. और ds2 मुझे फाइंड करना है. ds1 का जो वैल्यू है ना वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 36. 9 4 जा 36, 4 4 जा 16 मीटर. तो ये हो गया हमारा 16 मीटर. इट इज द आंसर. क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स? ये अभी जो 6th क्वेश्चन मैंने स्किप किया था वो समझ में आ गया? Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड नाउ? Yes. ओके, चलो अब बताओ. 21. 21. Okay. A body of a weight 64 Newton is pushed with just enough force to start it moving across a horizontal floor, and the same force continues to act
afterward. If the coefficient static and dynamic friction are 0.6 and 0.4 respectively, the acceleration of the body will be. Okay. अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टैटिक एंड काइनेटिक दोनों के फ्रिक्शन के बारे में हमको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए. क्वेश्चन पहले समझने का ट्राई करते हैं. क्या है भैया, बात ऐसी है कि एक बॉडी है वो पड़ा हुआ है, तो कोई मुझे बताएगा उसको मुझे इसको उसके मोशन में लाने के लिए मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? कोई बताएगा मुझे? एफएस मैक्सिमम. वेरी गुड. आपको ये पता है कि उसको मोशन में लाने के लिए आपको एफएस मैक्सिमम प्रोवाइड करना पड़ेगा. एफएस मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू एस एन एन. म्यू एस एन स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट इनटू एन. एन इज इक्वल्स टू माजी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए नॉर्मल एंड माजी सेम होता है. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो मुझे कितना एक्सेलरेशन, मुझे कितना फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, मैंने कितना फोर्स प्रोवाइड किया होगा, तो म्यू माजी. म्यू का वैल्यू हमको दिया हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.6 दिया हुआ है, मास बॉडी का दिया है, अच्छा माजी दिया हुआ है, माजी इज 64. वेट मतलब माजी. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. हाउ मच फोर्स आई हैड अप्लाइड? तो आई हैड अप्लाइड 64 into 6. That is the force I just had applied. अब क्या है कि मोशन में आने के बाद भी मैंने ये फोर्स कंटिन्यू रखा. ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तब भी मैंने ये फोर्स को कंटिन्यू ही रखा. देखो एक काम करते हैं, पहले है ना ये आंसर जी के फॉर्म में लाना है ना, तो एक काम करते हैं, उसका मास फाइंड कर लेते हैं और सब कुछ जी के फॉर्म में लगते हैं. तो माजी इज इक्वल टू 64. तो एम का जो वैल्यू है ना वो हम ले लेंगे, जी का वैल्यू 10 ले लेंगे, तो 64 डिवाइड बाई 10, तो एम का जो वैल्यू होगा 6.4 हो जाएगा. तो ये 6.4 हो गया ना, तो म्यू मा जी, तो ये म्यू एस जो है वो 0.6 इंटू 6.4 इंटू जी. चलो ये हमने इतना फोर्स लगाया. अब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया. चलो अब ऑब्जेक्ट है ना मोशन में है, तो मैंने कितना एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड किया हुआ है, तो बोले एफ जितना प्रोवाइड किया हुआ है. बट अब मोशन में है तो एक और फोर्स उसके ऊपर लगेगा. कौन सा वाला फोर्स लगेगा उसके ऊपर अभी? Static friction. नहीं 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 नहीं, मोशन में है अभी ऑब्जेक्ट. काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. इज इट ओके फ्रेंड्स? चलो हाउ मच द काइनेटिक फ्रिक्शन इज? Mu Kn. तो म्यू के एन. अब म्यू के का वैल्यू कितना है? 0.4. एन इज इक्वल्स टू मा जी. तो ये आपका आ जाएगा 0.4 इंटू 6.4 इंटू जी. तो ये एफ के मैंने लगाया, इतना मैंने अप्लाई किया हुआ है और इतना अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो अभी हमको करना क्या है, हमको ये फाइंड करना है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. तो देखो अब रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा मुझे ये बताओ. ये एफ मैंने अप्लाई किया, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एफ इफेक्टिव? F minus Fk. एफ के. एंड रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू, आपको पता होता है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज इक्वल्स टू Ma. मा. Ma. एफ का वैल्यू क्या है? 0.6 इंटू 6.4 इंटू जी. एफ के का वैल्यू क्या है? 0.4 इंटू 6.4 इंटू जी. अब मास का वैल्यू कितना है? 6.4. एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है. ये 6.4 इंटू जी कॉमन, 0.6 माइनस 0.4 रहेगा, बाकी 6.4 6.4 कैंसल. तो एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस दैट मस्ट बी एट 0.2 जी. क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. पूरा चीज समझ में आया आपको क्या हुआ यहाँ पे? Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड? चलो और बताओ.
क्वेश्चन नंबर अप टू 35. 27. 27, okay. 25. 25, okay. Apart from that, चलो 25 ले लेते हैं. A marble block of a 2 kg lying on the ice. When given a velocity 6 meter per second, it stopped by the friction in 10 second. And what is the coefficient of the friction? Okay. 10 सेकंड के बाद वो स्टॉप हो जाता है. ये पूरा क्वेश्चन उल्टा उल्टा करना है. तो पहले तो v इज इक्वल्स टू v0 प्लस 80 करेंगे हम. फाइनल 0, इनिशियल जो है वो 6 है. एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है. टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड. मतलब ये डिसलरेशन जो होगा वो -0.6 आ गया. चलो इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? Yes, sir. ओके. तो ये F इज इक्वल्स टू माह. तो ये आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल्स टू m है. m का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 0.6. नेगेटिव को अभी कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो फोर्स तो नेगेटिव है, मतलब डिसलरेशन है. तो ये हो जाएगा 1.2 न्यूटन. बट ये जो फोर्स है -1.2 न्यूटन जो आया वो एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स है. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 1.2 न्यूटन जितना होगा. बट फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एस एन, म्यू के एन इज इक्वल्स टू 1.2. एन शुड बी इक्वल्स टू मा जी. तो अब ये म्यू के मुझे फाइंड करना है. m का वैल्यू 2 है, g का वैल्यू 10 है, इज इक्वल्स टू 1.2. तो म्यू के शुड बी इक्वल्स टू 0.6 डिवाइड बाई 10, 0.06. आया बात समझ में फ्रेंड्स? पूरा उल्टा उल्टा क्वेश्चन है. पहले एक्सेलरेशन फाइंड किया, उसके ऊपर से फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड किया, इसके ऊपर से हमने म्यू फाइंड किया. आया बात समझ में? Yes, sir. ओके. क्वेश्चन नंबर 27. A 60 kg weight dragged on the horizontal surface by the rope up to 2 meter. If the coefficient is a 0.5 and the angle of the rope with the surface is a 60 degree, then what is the work done? अच्छा, good question. चलो, it's a very good question. देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि एक बॉडी है जिसका मास 60 kg है और उसका डिस्प्लेसमेंट हमने 2 मीटर कराया है. डिस्प्लेसमेंट हमने उसका 2 मीटर कराया है. तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, द एंगल ऑफ द रोप. अब इस यहाँ पे ना उसको रोप से हमने खींचा हुआ उसको with 60 kg weight is dragged on the horizontal surface by a rope up to 2 meter. If the coefficient of the friction is a 0.5, then the angle of the rope with the surface रोप का सरफेस के साथ जो एंगल है वो 60 डिग्री है. The angle of the rope with the surface is 60 degree and the g equals to the work done is. Okay. देखो ये जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्स अभी लग रहे हैं. तो एक तो F लगेगा. अब जो अप्लाई किया वो
माजी नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, एफ के आएगा। ओके, चलो इतना समझ में आया आपको? इज इट ओके? Yes. तो ये एफ का, कैपिटल एफ का ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, एफ cos 60, एंड एफ का ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, एफ sin 60। चलो अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो है ना इक्विलिब्रियम है, तो कहना इसे n प्लस एफ sin 60 इज इक्वल्स टू माजी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? तो नॉर्मल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू माजी माइनस एफ sin 60। So that is the normal force. अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कह सकते हैं, एफ के सिक्सटी है कि ये एक्स्ट्रा जो फोर्स दिया है वो पता नहीं चल रहा कितना दिया हुआ है। 60 kg weight is dragged on the horizontal surface by the rope of up to 2 meters। तो डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर दिया हुआ है। इफ द coefficient of the friction is 0.5, the angle of the rope with the surface is a 60 degree। अच्छा, एक कोई कुछ मिसिंग है यहाँ पे, एक फोर्स हॉरिजॉन्टल देना चाहिए। जस्ट लेट मी चेक, कौन सा वाला क्वेश्चन है ये? 27। ओके, सर हाँ बोलो। सर इसमें एफ cos 60 इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम नहीं कर सकते? क्या बोल रहे हो? जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का, दैट इक्वल्स टू एफ एस मैक्सिमम। नहीं, एफ एस मैक्सिमम तो नहीं आएगा। देखो यहाँ पे मिसिंग क्या है पता हूँ मैं आपको, ओके, P sin 60 is equals to, ओके, हाँ देखो यहाँ पे मिसिंग चीज़ ये है, एक क्वेश्चन में मेंशन करना भूल गए हैं। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि इट इज ड्रैग्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ कांस्टेंट। देखो इसीलिए तो प्रॉब्लम था, यहाँ पे लिखना चाहिए, ये बहुत ही प्रॉपर नहीं लिखते ये लोग। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। चलो अब मान लो कि कांस्टेंट वेलोसिटी मूव किया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ये इक्विलिब्रियम हुआ या नहीं हुआ? तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई होगा ही होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई होगा, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी इक्विलिब्रियम ही कह सकते हैं। तो अब क्या लिखना चाहिए मुझे, बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे? फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम का कंडीशन मैंने अप्लाई कर दिया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी बॉडी इक्विलिब्रियम में ही कह सकते हैं, बिकॉज उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। वो देना चाहिए, नहीं दिया हुआ है, बट अब मान लो कि दिया है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स है, एक है एफ के, एक है एफ cos 60। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखना चाहिए मुझे?
अरे बोल भी दो. Fk is equal to F cos 60. तो कैन आई से f cos 60 equals to fk? Yes, sir. बहुत बेकार है ये लोग. 2-3 चीज मेंशन करना भूल गए. चलो ये समझ में आया आपको? अब आपको ये समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. क्या होता है अब fk? तो क्या होता है? Mu Kn. इट इज अ म्यू के एन. Mu K मादी. अच्छा ओके. नहीं माजी नहीं भैया, यहाँ पे माजी थोड़ी ना आएगा. यहाँ पे एन क्या आएगा देखो. Mg minus F sin 60. हाँ तो यहाँ पे cos 60 1/2. म्यू के का वैल्यू हमको दिया है 0.5 एंड एन का वैल्यू क्या आएगा देखो तो इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर से. ये रहा इक्वेशन दिखाया, नीचे लिखा ही है मैंने. तो ये नॉर्मल फोर्स का वैल्यू मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, माजी माइनस एफ साइन 60. तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ बाई 2 पर चला जाएगा तो 0.5 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा. ये 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो जाएगा. m का वैल्यू 6 दिया हुआ है, g का वैल्यू हम 9.8 दिया हुआ है, माइनस f साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है. तो इसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा पता है आपको? इसके ऊपर से आपको f का वैल्यू मिल जाएगा. और कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे. f प्लस √3/2 का मतलब 0.866. √3/2 का वैल्यू 0.866 होता है इंटू एफ इज इक्वल्स टू 60 इंटू 9.2. 1.73 डिवाइड बाई 2. 1.73 डिवाइड बाई 2 हाँ बराबर 0.86. तो ये हो जाएगा आपका 1.866 इंटू एफ इज इक्वल्स टू 60 इंटू 9.8. तो इसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा? अप्लाइड फोर्स मिल जाएगा. 60 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 1.8. किसी के पास कैलकुलेटर है? यस सर. क्या आता है देखो तो आंसर इसका. 315.11. 315.11. ओके तो ये हो जाएगा आपका 315.11 न्यूटन. अब एफ के क्या है? तो एफ के इज इक्वल टू एफ कोस 60 है. तो एफ का वैल्यू 315.11, कोस 60 का वैल्यू 1/2. तो हमको फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा. कितना मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स देखो तो? 315.11 डिवाइड बाई 2. रहने दो जो भी है, रहने दो जो भी है, रहने दो. अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में और एक चीज मेंशन करना भूल गए, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? 2 मीटर. तो 2 2 गेट मीटर. कैंसल्ड. 2 गेट कैंसल्ड. तो आपका आंसर आएगा 315 जूल समथिंग. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 चीज मेंशन करना भूल गए. एक तो इक्विलिब्रियम है ऐसा कंडीशन देना चाहिए, मतलब जो मोशन हो रहा है 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होना चाहिए. पहली बात तो ये, तो ही हम इसको इक्वेट कर सकेंगे दोनों साइड को. एंड दूसरी चीज की वर्क डन बाय विच फोर्स? तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन दैट शुड बी मेंशन्ड. तो 2 चीज यहाँ पे रह गया है बोलने का. इज दैट क्लियर? आया बात समझ में? Yes, sir. ओके और बताओ. चलो बताओ क्वेश्चन अप टू 36. अप टू 36. अप टू 36 पूछना है किसी को? काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर किसी को कुछ पूछना है अप टू 36? अच्छा फ्रेंड्स, तो आज का सेशन मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है. नेक्स्ट संडे जो मैं लेक्चर लूंगा तो इसमें ये जो टॉपिक बाकी है मोशन इन द इंक्लाइन सरफेस वो आप सॉल्व करके लाना. उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और अगर आगे भी कोई डाउट है तो वो हम ले लेंगे. मुझे ये बताओ कि लॉज ऑफ मोशन कहाँ पे पहुंचा. मेरा सेशन तो अभी यहाँ पे मैंने खत्म किया है.